और सरदार शहर उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा आज नामांकन दाखिल करेंगे। गांधी चौक पर आम सभा का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी इसमें शामिल होंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता इस नामांकन के दौरान आज सरदार शहर में नजर आएंगे। और इसी खबर पर चूरू से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा लाइव जुड़ गए। मनोज, आज अशोक पिंचा का नामांकन है। केंद्रीय मंत्री से लेकर जो राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता हैं, राजेंद्र राठौड़, जिनका चूरू के अंदर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, इसके साथ साथ गुलाब चंद कटारिया भी पहुंच रहे हैं। उनकी मौजूदगी और उनकी उपस्थिति कितना सुदृढ़ बनाती है इस सीट को? जी बिल्कुल, जो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए आज भाजपा से जो अशोक पिंचा है वो नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जो काफ़ी कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, काफ़ी कद्दावर नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ अभी जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी अशोक पिंचा, वो हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़नी थी। सरदार शहर में पिछले 4 साल में जो विकास के नाम पर शून्य हुआ है, सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार जो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। सरकार ने वादा किया था कि 6 घंटे लाइट देंगे। किसी भी जीएसएस पर 4 घंटे से ज्यादा किसान को लाइट नहीं मिलती। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, यहाँ तक आम आदमी तक पहुंचाई नहीं जा रही है। अगर नगर की हालात देखें तो हर जगह पानी से भरा हुआ नगर पड़ा हुआ है, आने जाने में सब जगह बाधित हो रही है। कुछ कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो ये हालात इस सरकार के आने के बाद में बना है। एक ये कह रहे हैं कि हमने सरकार बनने के बाद में आज तक एनएसएपी का पोर्टल इन्होंने नहीं खोला। कोई गरीब आदमी गेहूं से जुड़ नहीं जाए, आज तक इन्होंने नहीं खोला। जो भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल उपाध्याय योजना थी ढाणी ढाणी में कनेक्शन देने के लिए, आज भी ये सरकार आने के बाद में उस विद्युत कनेक्शन के जो ढाणी में पहुंचना था उसको भी ये सरकार आने के बाद में बंद कर दी और लगातार बिजली का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जो माना जा रहा है कि जो जाट फैक्टर है, जाति फैक्टर है, वो यहाँ काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो अगर किसी जाट प्रत्याशी को आरएलपी अगर टिकट देती है तो इसको किस तरह से मानते हैं? ऐसा है कि यहाँ कोई भी जातिवाद से चुनाव नहीं होता है। यहाँ व्यक्तित्व देखते हैं, कौन उम्मीदवार है उसको देखकर सरदार शहर के मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस है उसको सीधा फायदा है, वो सिंपैथी का मिलेगा, सहानुभूति का मिलेगा। तो आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि सहानुभूति नाम की कोई वैसी चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि अनिल शर्मा मेरे सामने उम्मीदवार हैं, उनको 2 साल पहले मंत्री बनाया गया था। वो मंत्री बनने के बाद भी आज तक सरदार शहर का क्या विकास किया, क्या कोई नया काम किया? जबकि मैं आज भी ये सुन रहा हूँ कि गांव-गांव में जाकर ये कह रहे हैं कि मैं मेरे पिताजी के अधूरे काम पूरे करूंगा। तो सरदार शहर क्षेत्र की जनता ने 7 बार उनको विधायक बना दिया। 35 साल का समय कम नहीं होगा, फिर भी आज अधूरा ही रह गया। तो विकास के नाम पर मैं ये मानता हूँ शून्य है। अशोक पिंचा जो कुछ मनोज यहाँ पर कह रहे हैं, कोशिश करिए उनसे पूछने की कि 1 साल से भी कम का समय बचा है। आपने जो प्रॉमिसेस जनता के साथ किए हैं, कैसे कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने उनको पूरा करने की? अभी जैसा कि पूछा जा रहा है कि 1 साल से भी कम का जो वक्त है वो अभी बचा है, तो जो कार्य हैं वो किस तरह से आप 1 साल में कर पाएंगे, किस तरह की चुनौतियां रहेगी? ऐसा है कि मैं 8 से 13 तक विधायक रहा था और मोहनलाल जी भी इतनी बार विधायक रह गए। मैंने जितनी बार विधानसभा में कोई भी बात सरदार शहर की उठाई है,
कि मैंने फिर भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक की समस्या थी, हमने बानीपुरा में 132 का एक जीएसएस बनाया। 220 का जीएसएस राजस्थान में केवल मात्र 2 स्वीकृत हुए थे। एक सदाशहर के आलासर में हमने स्वीकृत कराया। तो विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो यहाँ हो सकता है। आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने दावा किया है कि भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलेंगे। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमीन बहुत परिपक्व है, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है। 3 नंबर वाली कोई स्थिति होगी नहीं, हम जीत के जाएंगे। अब आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? नामांकन दाखिल करने का हमारा उच्च नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। क्यों आजकल चुनाव आयोग की बंदी से भीड़ ज्यादा हो नहीं सकती, तो उच्च नेतृत्व के साथ में जाकर मैं मेरा नामांकन भरूंगा। कोई आम सभा भी है? हाँ, उसके बाद में हम सीधे ताल मैदान में पहुंचेंगे। वहां से रैली के रूप में कार्यकर्ता आएंगे और गांधी चौक में आम सभा होगी। मनोज, तो पिछले चुनाव का अंतर बहुत ज्यादा था, लगभग 16,000 के करीब में, तो क्या इस बार इस अंतर को पाट पाएंगे अशोक पिंचा? जैसा कि पिछले अगर साल 2018 के चुनावों की बात करें तो जो जीत का अंतर था वो काफी ज्यादा था, तो इस अंतर को क्या पाट पाएंगे आप? निश्चित रूप से वोटों का बिखराव हो गया था, और निश्चित रूप से भवनलाल जी में, और मैंने पहले भी बताया अनिल शर्मा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों 2 साल के इनके जो सरकार ने इनको मंत्री पद दिया, उस कार्यकाल को जनता देख चुकी है। तो उसके लिए जनता समझ गई है कि इसमें वो विकास कराने की स्थिति है नहीं, कि 2 साल में पता लग जाता है। जैसा कि आपने कहा कि पंडित भंवरलाल शर्मा और अनिल शर्मा में काफी अंतर है, तो किस तरह का अंतर मानते हैं? अंतर तो अब जो है वो 7 बार के विधायक थे और एक अनुभव था, सरकारें गिराने का भी उनको अनुभव था, तो ये अनुभव का फायदा उनको मिल रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति अब वर्तमान में है नहीं। जैसा कि भाजपा से जो प्रत्याशी हैं अशोक पिंचा, जो कि अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे, उनका ये कहना है कि जो पंडित भंवरलाल शर्मा और कांग्रेस से संभावित जो उनके पुत्र हैं अनिल शर्मा, उनके अंदर काफी अंतर है और इस अंतर का फायदा बीजेपी को यहाँ मिलेगा। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। चुरू जिले की जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र है वहां उपचुनाव है, उनके लिए आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। भाजपा से जो अशोक पिंचा है उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। 11 बजे का जो समय है वो दिया गया है। अभी हमारे साथ हैं जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, जो कांग्रेस का शासन है राजस्थान में, इसके कारण जनता में भ्रष्टाचार को लेकर के भयंकर रोष है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो आकंठ डूब गए हैं भ्रष्टाचार में। ये सही शब्द किसी ने भी यूज किया कि जो एमएलए हैं, स्थानीय एमएलए, ये मिनी मुख्यमंत्री अपना आप को समझता है। तो ऐसी स्थिति में जब भ्रष्टाचार इतना चरम पे पहुंच जाता है, तो जो ये नारा लगा रहे थे कि हम सुशासन देंगे, वो गायब हो गया। डेवलपमेंट रुका, गवर्नेंस गायब हुआ। जब 2 खेमों में कोई सरकार बंट जाती है तो उसका यही परिणति होती है। इसके कारण अत्याचार भी बढ़े हैं। यही हमारे मुद्दे होंगे कि SC/ST में भी अत्याचार बढ़ा, राजस्थान महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़ा, लोग राजस्थान को रेपिस्तान तक कहने लगे। मीडिया में सारी खबरें आपने देखी होगी, थानागाजी से लेकर के जितने भी रेप कांड हुए हैं, अब उनकी सबकी परिणति देख लो। क्योंकि शासन नाम की चीज ही नहीं है ना, ये तो पता नहीं चल पा रहा है ये सरकार अल्पमत में है या बहुमत में, यही पता नहीं चल पा रहा है। जो ये माना जा रहा है कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं RLP है वो जो समीकरण है वो बदल सकती है। देखिए, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है।
जो भी चुनाव लड़े वो लड़ेंगे, दल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी अशोक कुमार पिंचा जी को बनाया है और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए, ये आपको बता रहे हैं। कांग्रेस है वो सहानुभूति की लहर के ऊपर सवार है, तो ऐसे में क्या मानते हैं? जब कांग्रेस का शासन ही कुशासन में पर्यायवाची बन गया तो इसमें सहानुभूति भी गायब हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार और कुशासन। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात भी बदमाशों ने मानपुर पुलिस की गश्त व्यवस्था को खुली चुनौती दी और सीकरा उपखंड मुख्यालय से एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़कर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान को भी लहूलुहान कर दिया। दरअसल मंगलवार को 8 से 10 बदमाश एटीएम लूटने के लिए सीकरा पहुंचे और जैसे एटीएम को तोड़ने लगे तो बैंक कंट्रोल को मैसेज पहुंच गया। इसके बाद पुलिस के पास सूचना गई। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। वहीं पैदल गश्त कर रहे होमगार्ड का जवान भी मौके पर पहुंचा, लेकिन हथियारों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने होमगार्ड के जवान पर हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर मौके से फरार हो गए। जब पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची तो होमगार्ड का जवान घायल हालत में मिला और बदमाश फरार हो चुके थे। वहीं एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गए। इसके आधार पर पुलिस उनकी जांच में जुटी। एक्चुअल तो जब हमारे आएगी सिस्टम लॉगिन करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन अबाउट लगभग 10 लाख रुपए इसमें होगा कैश, क्योंकि मशीन है ये, एटीएम नहीं है, डिपॉजिट मशीन और निकालने की दोनों इसी में होते हैं, तो आता रहता है जाता रहता है, तो एक्चुअल पता नहीं रहता है इसमें हमने कितना डालते नहीं है। एक्चुअल में पब्लिक जमा करती है ना, वो पैसा है। चलो गश्त मार ली थी, वो गुंडो आए, वो मेरे एक बार अटैक करके मेरे को बंदी बनाई। कितने लोग थे? 8। और ये खबर पोखरण से। पोखरण में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 1 किलो चांदी, 3 तोला सोने के आभूषण चोरी किए, 1,80,000 का कैश भी चोरी किया। जैसलमेर रोड पारू नगर की एक घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो पोखरण में ये चोरी की घटना है, जहां पर लगातार चोरियों की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसलमेर रोड पारू नगर की ये घटना। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये खबर भरतपुर से। गोपालकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। गोपालगढ़ कांड के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर दिल्ली सीबीआई के हवाले कर दिया गया। आरोपियों से दिल्ली में अब कड़ाई से पूछताछ होगी। चारों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो भरतपुर में गोपालगढ़ कांड के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। अब इन्हें दिल्ली सीबीआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि सीबीआई को इसकी तलाश थी और इन चारों आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। ये चारों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इन्हें दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, इस गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट? देखिए आसिफ, ये गोपालगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और जो 2011 में गोपालगढ़ कांड हुआ था उसी समय से ये जो आरोपी थे वो फरार चल रहे थे और 10-10 हजार रुपए का इन आरोपियों पर इनाम घोषित था। गोपालगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद दिल्ली सीबीआई की टीम को जो है इन्हें सुपुर्द कर दिया और सीबीआई की टीम जो है इनको अब दिल्ली लेकर के पहुंच गई है। इनसे जो कड़ी पूछताछ है वो की जाएगी। एक बड़ी सफलता यहाँ पर जो है गोपालगढ़ पुलिस को लगी है, क्योंकि लंबे समय से ये जो आरोपी थे वो फरार चल रहे थे। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर जयपुर से। स्कॉर्पियो बेकाबू होकर खाई में गिर गई। 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार। करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया। जयगढ़ तिराहे से नीचे खतरनाक मोड़ पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें उस खाई की जहां ये गाड़ी गिर गई थी। 5 लोग सवार थे। गनीमत है, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया है।
और ये तस्वीरें रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 घंटे तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया, जिसमें इन लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि किसी की भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पैदल चलकर बाहर आ सके, इसलिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई और उन सभी को बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए जा रही रूटीन नाकेबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की। वहीं कार में बैठे चालक और उसके साथी पुलिस पूछताछ में जुटे हुए हैं। ये रकम हवाला की होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने राशि को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त कर लिया। ये सारी रकम 5 कट्टों में भरकर लाई जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।